वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती से एनसीबी पिछले 7 घंटे से पूछताछ कर रही है। रिया से पहले दौर की पूछताछ के बाद अब दूसरे दौर की पूछताछ जारी है। रिया सुबह 9:30 बजे एनसीबी दफ्तर पहुंची थी, जहां उनसे ड्रग्स कनेक्शन पर लगातार पूछताछ की जा रही थी। इससे पहले एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती से कल भी करीब 6 घंटे तक पूछताछ की थी। एनसीबी की पूछताछ में रिया ने ड्रग्स मंगवाने की बात कबूल की थी। अरुण और विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अरुण, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में जो सबसे अहम बात सामने आई है वो ये कि वो रिया जो न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में ये कह रही थी कि वो ड्रग्स को लेकर कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं पता। आखिरकार इस पूछताछ में उन्होंने ड्रग्स मंगवाने की बात तो कबूल की है। धीरे धीरे और भी कई सवालों के जवाब मिलेंगे। तो यही तो वजह है प्रीति की रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम लगातार 2 दिन से पूछताछ कर रही है, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने पल्ला झाड़ लिया था और ये कहा था कि न वो ड्रग्स लेती है न ड्रग्स के बारे में जानती हैं। लेकिन बाद में जब व्हाट्सएप चैट सामने आने लगे एक के बाद एक, गौरव आर्या के साथ तमाम जो शख्स हैं, जो किरदार हैं, जो ड्रग्स के आसपास पूरी मुंबई में डील करते हैं, उनके साथ चैट सामने आई। कैजान की बात करिए आप, बासित की बात करिए आप, सैमुअल मिरांडा की बात करिए, इन सबसे ड्रग्स की ही तो बात कर रही थी रिया चक्रवर्ती। और मैं आपको बताऊं कि 70 व्हाट्सएप चैट जो मिले हैं उनके मोबाइल से, पुराना मोबाइल जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उनके घर पे छापा मारा था तब वहां से बरामद हुआ था, उस मोबाइल के अंदर 70 व्हाट्सएप चैट ऐसी थी जिनमें वो तमाम लोगों से किरदार बदलते थे, लेकिन बात वही होती थी ड्रग्स की। चाहे ड्रग्स की बात हो, चाहे गांजे की बात हो, मामला आकर के फंसता यहीं पर है कि रिया चक्रवर्ती शुरुआत में इनोसेंट बनने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं ड्रग्स तो उन्होंने कभी लिया ही नहीं, लेकिन ड्रग्स के बारे में बातचीत पूरी गंभीरता से करती हैं। और यही वजह है कि ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का हेड यहाँ पर मुंबई का जो दफ्तर है 3रे माले पर, वहाँ पर रिया चक्रवर्ती से लगातार दूसरे दिन की पूछताछ हो रही है। पहले दिन की पूछताछ 6.5 घंटे की हुई थी, बहुत ज़्यादा उसमें खास कामयाबी मिली नहीं थी और इसलिए उनको आज और बुलाया गया था। आज 9:30 बजे से 2 चक्र की पूछताछ उनसे, दूसरे चक्र की शुरुआत हो चुकी है। पहले चक्र की समीर वानखेड़े ने अपने अधिकारियों के साथ पूछताछ की थी और अब केपीएस मल्होत्रा जो डिप्टी डायरेक्टर है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, उनकी टीम पूछताछ कर रही है रिया से और वही सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप ड्रग्स के बारे में और क्या निकल कर आता है। अरुण, इस पर निगाह रहेगी। लेकिन इस बीच रिया ने सुशांत सिंह की बहन प्रियंका के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। रिया ने अपनी शिकायत में यह आरोप लगाया कि 8 जून को प्रियंका ने सुशांत को जो दवाएं खाने की सलाह दी थी उसके 5 दिन के भीतर ही सुशांत ने खुदकुशी कर ली। ऐसे में सुशांत की मौत में प्रियंका और डॉक्टर तरुण की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। रिया की शिकायत में राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार का भी नाम है। रिया ने प्रियंका और डॉक्टर तरुण पर जालसाजी और फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने गलत तरीके से दवाओं की पर्ची बनाई। विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, रिया का यह नया पैतरा कितना काम आएगा? बिल्कुल, देखिए प्रीति, रिया पर गिरफ्तारी की तलवार पूरी तरह से लटकी हुई है। जिस तरीके से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने आखिरी समय में शोभी को गिरफ्तार किया था और उन धाराओं के तहत उसी मामले में रिया को भी गिरफ्तारी हो सकती है। दूसरे दिन उनसे पूछताछ की जा रही है, तो यही कोशिश रहेगी रिया और उनकी लीगल टीम की कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वो हर संभव कोशिश करें। यही वजह है कि रिया की लीगल टीम ने बाकायदा 6 पन्नों की एक रिटर्न कंप्लेन मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में दी हुई है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि 8 जून से 12 जून तक सुशांत की बहन प्रियंका ने जो जिस तरीके से जो प्रिस्क्रिप्शन की चिट्ठी दिल्ली से मंगवाई है, उसमें बाकायदा चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो दवाइयां हैं वो मेंटल इलनेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की दवाइयां हैं। और ये जो दवाइयां हैं वो मुंबई में मीतू, जो मुंबई में उनकी सिस्टर रहती है मीतू, उनको ये प्रिस्क्रिप्शन देना था, क्योंकि मीतू ने साफ तौर पर व्हाट्सएप चैट के जरिए कहा था कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये दवाइयां नहीं मिलेंगी। जिस पर प्रियंका जो दिल्ली में है उन्होंने कहा था कि वो डॉक्टर को जानती हैं और डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन करके व्हाट्सएप पे वो प्रिस्क्रिप्शन पूरा भेजती हैं। जिसके बाद मीतू ने, जो मुंबई में रहती है, उन्होंने मीतू ने बोला भी था कि ठीक है प्रिस्क्रिप्शन भेज दीजिए और उसके हिसाब से ही डॉक्टर दवाइयां, जो मेडिकल स्टोर है वहां से दवाइयां मिल पाएंगी। तो इसी के आधार पर अब रिया की जो लीगल टीम है उन्होंने आरोप लगाया है कि जो डॉक्टर तरुण है, जो दिल्ली के राम मनोहर लोहिया के अस्पताल में डॉक्टर हैं, वो इस चीज के स्पेशलिस्ट नहीं है बल्कि वो एक कार्डियोलॉजिस्ट है और जो दवाइयां उन्होंने लिखी है वो उनके जो
जो जॉनर है उसमें आती ही नहीं है, तो किस तरीके से उन्होंने फर्जी तरीके से लेटर पैड पे ये मुंबई पुलिस से की है, इसकी टाइमिंग को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर मैं आगे आपसे बातचीत करूंगी। इस वक्त एक और अहम खबर ये है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में न्यूज 18 के पास इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर है। सूत्रों के हवाले से इस बात का दावा किया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम करने वाले कूपर हॉस्पिटल को लेकर एम्स ने अपना संदेह जता दिया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट और इस मामले में एम्स टीम की अगुवाई कर रहे सुधीर गुप्ता ने सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कई बेहद अहम सवाल उठाए हैं। सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सवालों के घेरे में सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कूपर हॉस्पिटल पर एम्स की टीम को संदेह। न्यूज 18 के पास इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। सुशांत केस में मर्डर और सुसाइड की थ्योरी का सच जानने के लिए एम्स के डॉक्टरों की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। इसी सिलसिले में एम्स के डॉक्टरों की टीम ने सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से कुछ बेहद चौंकाने वाले सवाल किए हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खबर है कि एम्स के 3 डॉक्टरों ने सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम करने वाले 5 डॉक्टरों से सुशांत की गर्दन पर चोट के निशान के बारे में सवाल किया है। सुशांत केस में एक्सक्लूसिव खबर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एम्स के सवाल, कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से सवाल। खुदकुशी और हत्या के बीच झूल रही सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एम्स के डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि एम्स की फोरेंसिक टीम कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों से संतुष्ट नहीं है। न्यूज 18 के पास उन सवालों की एक्सक्लूसिव लिस्ट भी है जो सवाल एम्स की टीम ने कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से किए हैं, जिनमें सबसे अहम सवाल एम्स की टीम की अगुवाई कर रहे सुधीर गुप्ता ने किया। सुशांत केस में हत्या की थ्योरी को क्यों खारिज किया? आमतौर पर खुदकुशी के दौरान ऐसे निशान नहीं बनते। खुदकुशी के दौरान पड़ने वाला निशान ऊपर की तरफ होना चाहिए था। सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम इतनी जल्दबाजी में क्यों किया गया? जब सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आई तो किस हालत में थी? सुशांत सिंह राजपूत के गले पर किस तरह के निशान थे? लोगों की राय खुदकुशी के खिलाफ है, तो नतीजे पर कैसे पहुंच गए? सुशांत केस में न्यूज 18 के पास यह जानकारी भी आई है कि जिस तरह से जल्दबाजी में सुशांत सिंह राजपूत का रात में पोस्टमार्टम किया गया, वो एम्स की फोरेंसिक टीम को रास बिल्कुल नहीं आ रहा है। यही वजह है कि एम्स की फोरेंसिक टीम ने एक बार फिर से कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से कई सारे सवाल पूछे हैं। एम्स की मेडिकल टीम ने सुसाइड की संभावना को खारिज कर दिया है। बहुत संभावना है कि गला दबाकर हत्या हुई है। डिप्रेशन गैंग कहाँ है? अगर डिप्रेशन डायबिटीज और कैंसर जैसा है तो हम डायबिटीज और कैंसर के मरीजों पर सुसाइड का आरोप क्यों नहीं लगाते? सुशांत की मौत पर उठ रहे सवालों के बीच बड़ी खबर यह भी है कि सीबीआई ने सुशांत की बहन मीतू सिंह से भी पोस्टमार्टम को लेकर सवाल किया है। न्यूज 18 के हाथ इस बात की एक्सक्लूसिव जानकारी लगी है कि सीबीआई ने अपनी पूछताछ में मीतू सिंह से 6 सवाल किए हैं, जिनमें से एक सवाल सुशांत के जल्दी पोस्टमार्टम को लेकर भी है। सुशांत का पोस्टमार्टम इतनी जल्दी रात में क्यों किया गया? दरअसल सुशांत केस की तमाम थ्योरी को समझने के लिए जांच एजेंसियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। यही वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बार बार खंगाला जा रहा है, ताकि सुशांत केस का जो सच दुनिया जानना चाहती है वो सामने आ सके। और सुशांत केस में बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर ने एम्स टीम के आरोपों को खारिज किया है। एम्स टीम ने बीएमसी अस्पताल के डॉक्टरों की जांच पर सवाल उठाए थे। बीएमसी मेयर ने चुनौती दी कि कोई भी जांच कर ले, उन्होंने नियमों का पूरा पालन किया है। मैम, कूपर हॉस्पिटल में सुशांत का पोस्टमार्टम हुआ था
उसको लेकर अब एम्स सवाल उठा रहा है। कूपर अस्पताल में क्या सारी प्रोसेस फॉलो की जा रही थी? क्या ये सब मतलब उनके पास सारी मशीनरीज थी, स्टाफ मौजूद था? किसी भी नागरिक का मृत्यु हो जाता है या कुछ कोई लोग सुसाइड कर देता है तो उनका पीएम हमारे एक तरीका होता है, उस तरीके से हमारी एक टीम होती है, उसमें प्रोफेसर होते हैं, उसमें तज्ञ डॉक्टर होते हैं, उसमें टेक्नीशियन होते हैं। उस तरीके से हमारी पीएम का सिस्टम है और हमारी पीएम की सिस्टम 24 आवर्स चालू रहती है। कोई गरीब है उसके लिए भी वही फॉलो होती है और रईस है तो उसके लिए भी वही फॉलो होती है। जो फॉलो करके दे दिए वो हमारे तज्ञ डॉक्टर ने दे दिए। मुझे लगता है जो सिस्टम हमारी सालों साल चालू है वही सिस्टम से हुआ है। सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ड्रग्स कनेक्शन से जुड़ी हुई। रिया और उसकी मंडली के ड्रग्स कनेक्शन मुंबई से लेकर गोवा तक को जुड़ रहे हैं। अब इसके तार बेंगलुरु से भी जोड़े जा रहे हैं। बेंगलुरु के एक पार्षद के बेटे से रिया की ड्रग्स मंडली के तार जुड़ने के बाद इस मामले में अब जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इस पूरे मामले में जांच से कई नई परतें खुल रही हैं और एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है। एनसीबी ने आज अनुज केशवानी को गिरफ्तार किया है, जो इस केस में 9वीं गिरफ्तारी है। और इस बीच एनसीबी की रिया से पूछताछ लगातार जारी है और उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सुशांत केस में न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव खबर। सुशांत ड्रग्स मामले में अब तक 9 लोग गिरफ्तार। गोवा से मुंबई तक नशे का गंदा धंधा। बेंगलुरु के एक पार्षद केशव मूर्ति के बेटे पर जांच की आंच। ड्रग्स कार्टेल की जांच के लिए एसआईटी बनी। ड्रग्स कनेक्शन पर रिया ने खोले राज। रिया के करीबियों से ड्रग्स का सच सामने आया। सुशांत सिंह केस की जांच से ड्रग्स के तार जुड़ने के बाद अब नई जानकारी सामने आ रही है। अब एनसीबी ने यह जानने की कोशिश तेज कर दी है कि फिल्म इंडस्ट्री में और कितने लोग ड्रग्स के कारोबार से जुड़े हैं। इसके लिए एनसीबी ने एसआईटी बना दी है और रिया के ड्रग्स कनेक्शन की जांच तेज कर दी है। एनसीबी ने पूरी मुंबई में ड्रग्स डीलरों की धरपकड़ तेज कर दी है। देर रात एनसीबी ने मुंबई में अनुज केशवानी नाम के एक आदमी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। रात भर अनुज से पूछताछ हुई और सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया गया। रिया ड्रग्स मामले में कई ड्रग्स पेडलर के नाम सामने आ चुके हैं। इसी में एक नाम था कैजान इब्राहिम का। कैजान इब्राहिम ने अपनी गिरफ्तारी के बाद अनुज केशवानी नाम के एक ड्रग डीलर का खुलासा किया, जिसके बाद देर रात एनसीबी ने अनुज केशवानी को ड्रग्स और कैश के साथ बरामद किया। बताया जा रहा है कि अनुज केशवानी ने ड्रग्स की कई खेप कैजान इब्राहिम तक पहुंचाई थी। यानी अनुज केशवानी ड्रग्स गैंग में ड्रग्स सप्लायर का काम करता है। सुशांत ड्रग्स मामले में अनुज केशवानी की गिरफ्तारी से अब तक इस केस में 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें करण अरोड़ा और अब्बास लखानी को जमानत मिल चुकी है, जबकि कैजान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इनके अलावा बाकी सभी एनसीबी की कस्टडी में हैं और इनसे पूछताछ चल रही है। फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स कनेक्शन में रिया, उसके भाई शौविक समेत जया शाह, श्रुति मोदी, सिद्धार्थ पीठानी, आयुष आनंदी के अलावा कुणाल जानी, ऋषभ ठक्कर समेत कई और लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। एनसीबी गिरफ्तार किए गए लोगों और शौविक से हुई पूछताछ के आधार पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। एनसीबी ने अलग अलग ठिकानों से कई तरह के नशे का सामान जब्त किया है। फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स के तार अब गोवा से भी जुड़ गए हैं। एनसीबी गोवा से ड्रग्स केस में एक आदमी को गिरफ्तार कर चुकी है, जिससे पूछताछ में बेंगलुरु के एक पार्षद कृष्ण मूर्ति के बेटे यश का नाम सामने आया है। यह भी पता चला है कि वो आदमी ड्रग्स डीलर और होटल कारोबारी गौरव आर्या का करीबी है। एनसीबी ने यशस को सम्मन भेजा है। सुशांत मामले के तार जोड़ते जोड़ते एनसीबी ड्रग्स के उस मकड़जाल तक पहुंच गई है, जिसकी दुनिया देखकर वो भी हैरान है। तो क्या रिया की ड्रग्स मंडली बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री तक फैली हुई थी?
रविवार को हुई 6 घंटे की पूछताछ में रिया ने एनसीबी को सुशांत के ड्रग्स लेने की लत के बारे में दावा किया है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। रिया ने ड्रग्स डीलर बासित परिहार से जुड़े कई अहम खुलासे किए हैं। रिया ने बासित से जान पहचान होने की बात कबूल की है और रिया ने एनसीबी के सामने माना कि बासित उनके घर आता जाता रहा है। रिया ने एनसीबी को यह भी बताया कि सेट पर उनकी बासित परिहार से 5 बार मुलाकात हो चुकी है। एनसीबी की पूछताछ में रिया ने अपने भाई शौविक के जरिए सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स मंगवाने की बात कबूल की है। रिया ने फिल्म इंडस्ट्री के कुछ छोटे कलाकारों और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ और लोगों के भी सुशांत के फार्म हाउस में होने वाली पार्टी में ड्रग्स लेने के राज से पर्दा उठाया है। रिया के ड्रग्स कनेक्शन का पहला सबूत एनसीबी को रिया की उस व्हाट्सएप चैट से मिला जो रिया ने 2017 में गौरव आर्या से की थी। इस चैट से इस बात का अंदेशा बढ़ गया कि रिया 2017 से ही ड्रग्स के खेल में शामिल थी, यानी सुशांत सिंह से मिलने से बहुत पहले से वो ड्रग्स की बातचीत कर रही थी। हालांकि एनसीबी के सामने पहली पूछताछ में रिया ने ड्रग्स लेने की बात से साफ इनकार कर दिया। 2017 के बाद 2019 और 2020 की भी रिया की एक चैट सामने आई जिसमें ड्रग्स गैंग में शामिल कई और लोगों के नाम सामने आए हैं। इसके साथ ही एनसीबी ड्रग्स डीलरों की धड़ पकड़ करके ये जानने में जुटी है कि फिल्म इंडस्ट्री में और कितने लोग इस ड्रग्स के कारोबार में जुड़े हैं। लेकिन ये बात फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को कुछ खास रास नहीं आ रही। कम से कम सिमी ग्रेवाल का ट्वीट तो यही बता रहा है। सिमी ग्रेवाल ने ड्रग्स की तरफ जांच की दिशा मुड़ने पर जांच एजेंसियों को आड़े हाथों लिया और लिखा, सुशांत की मौत कैसे हुई ये मैं जानना चाहती हूँ। ये कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। हमने सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन ड्रग्स और ड्रग्स डीलरों पर ध्यान क्यों चला गया। इससे हमारे जज्बात जुड़े हैं। हमें इसका अंत दें, हमें सच बताएं। सुशांत केस में रिया के ड्रग्स कनेक्शन का सच सामने आ चुका है। हालांकि रिया ना नुकुर करती रही हैं, लेकिन अब जिस तरह से ड्रग्स के गंदे धंधे की परतें खुल रही हैं, उसकी वजह से रिया की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। और रिया से ड्रग्स मामले में लगातार पूछताछ जारी है। दूसरे दौर की बातचीत और जो पूछताछ है उस पर आगे लगातार जानकारियां जुड़ रहे हैं हमारे साथ देने के लिए अरुण। दूसरे दौर की बातचीत में क्या कुछ हुआ है अभी तक? देखिए 7.5 घंटे की पूछताछ रिया चक्रवर्ती से हो चुकी है। कल 6.5 घंटे की पूछताछ हुई थी, यानी लगभग 13 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ उनसे हो चुकी है। और अभी तक जो बात सामने आई है वो ये कि कल उन्होंने बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज उन्होंने जो व्हाट्सएप चैट उनकी थी ड्रग्स को लेकर, उस पर वो घेरी गई हैं ज़बरदस्त तरीके से। क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि लगातार सवालों की बौछार उन पर हो रही है और 70 व्हाट्सएप चैट जो उनके मोबाइल से मिले थे उन पर उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब आप कहती हैं ड्रग्स आप लेती ही नहीं, कभी ड्रग्स से आपका वास्ता नहीं रहा, तो ये चैट आपने क्यों किया। इसके साथ ही साथ जो बासित परिहार है उनके घर आता जाता था पिछले 1.5 से 2 सालों से, उसके बारे में भी लगातार सवाल हो रहे हैं कि आपको नहीं पता था कि वो ड्रग्स डीलर है। क्या अपने भाई को रोकने की कोशिश आपने की, या आपको पता था कि ये दोनों मिलकर ड्रग्स लाते हैं और आप खुद भी कंज्यूम करती थी। क्योंकि उन ड्रग्स के चैट से ये बात सामने आई है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के खेल में पूरी तरह से शामिल थी, खरीद बिक्री से लेके उसके ट्रांसपोर्टेशन तक, यानी वो सप्लाई जो चेन होती है ड्रग्स की उसमें भी कहीं ना कहीं वो शामिल थी। और इसीलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शौविक से पूछताछ के बाद जब उसने ये खुलासा किया कि रिया चक्रवर्ती भी ड्रग्स लेती हैं, तब उनको समन दे करके पूछताछ के लिए बुलाया था। तो ये जो पूरा मकड़जाल है, और जैसा कि इसके पहले रिपोर्ट आप दिखा रही थी, बॉलीवुड में किस स्तर पर और कहां तक ये ड्रग्स का गोरख धंधा फैला हुआ है, इसको भी जानना जरूरी है। और ये जो एक नट है, ये जो पूरी तरह से कोशिश ये हो रही है कि जो बड़ी मछलियां हैं, ये जो मकड़ जाल फैला हुआ है, उस तक क्रैक करे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और आपने उनका खुद आधिकारिक बयान सुना था कि बड़ी मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है, जिसका जरिया शायद ये पूछताछ और बड़ी मछलियों तक पहुंचने की कोशिश रिया से इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ही आगे बढ़ेगी। और इधर सुशांत केस में अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है ग्राउंड जीरो से। क्या सुशांत ने खुदकुशी नहीं की थी, और अगर सुशांत की मौत खुदकुशी से नहीं हुई थी तो क्या सुशांत की हत्या की गई। न्यूज़ 18 को अब तक की पड़ताल में पता चला कि सीबीआई को इस बात के सुराग मिलने लगे हैं कि सुशांत की खुदकुशी पर छाया रहस्य का पर्दा
और भी ज्यादा गहरा हो गया है, क्योंकि सीबीआई ने जो क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया उसमें खुदकुशी की बात पर शक पैदा होने लगा है। लिहाजा अब सीबीआई ने अपनी जांच का दायरा और आगे बढ़ा दिया है। यही नहीं, न्यूज़ 18 को पता चला है कि अब आने वाले दिनों में सीबीआई के सवालों के दायरे में हिंदी फिल्म सिनेमा के कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। सुशांत केस में अब तक की सबसे बड़ी पड़ताल। सुशांत मामले में सीबीआई का सबसे बड़ा पर्दाफाश। न्यूज़ 18 का सबसे सनसनीखेज पर्दाफाश। सीबीआई का खुलासा, सुशांत ने नहीं की खुदकुशी। सीबीआई ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। अब तक 9 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। 3 लोगों का हो चुका है मेडिकल टेस्ट। रिया से एनसीबी की पूछताछ का सिलसिला जारी। सुशांत केस में सबसे बड़ी खबर आ रही है कि इस मामले में जांच एजेंसियों का शिकंजा और तेजी से कसना शुरू हो गया है। सीबीआई के हवाले से सामने आई खबरों पर यकीन किया जाए तो सुशांत केस में यह अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश है। सीबीआई को जो तथ्य और सुराग मिले हैं उसके आधार पर कहा जा रहा है कि सुशांत ने खुदकुशी नहीं की थी। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने कुछ दिन पहले जब सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह के साथ सुशांत सिंह के घर का क्राइम सीन रिक्रिएट किया था तो उससे भी अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि शायद ये पूरा मामला खुदकुशी का ही लग रहा है। यही वजह है कि सीबीआई इस पूरे मामले में ये जांच कर रही है कि आखिरकार खुदकुशी करने की वजह सुशांत सिंह राजपूत की क्या हो सकती है और उसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। यानी इस खुलासे के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या सुशांत ने खुदकुशी नहीं की? क्या सुशांत की हत्या की गई? क्या किसी ने सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाया? क्या सुशांत को मारने के बाद फंदे से लटकाया गया? इसी बीच न्यूज़ 18 की पड़ताल में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि एम्स के डॉक्टरों के पैनल को हेड कर रहे डॉक्टर ने भी सीबीआई के शक पर अपनी मोहर लगा दी है, जिसके बारे में कंगना ने ट्वीट भी किया। कंगना के ट्वीट के मुताबिक एम्स की टीम ने सुशांत के खुदकुशी करने की बात पर शक जाहिर किया है। कंगना के उस ट्वीट का इशारा यही है कि डॉक्टरों के पैनल को लगता है कि सुशांत की गला दबाकर हत्या की गई है। एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने मुंबई के कूपर अस्पताल से मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े किए हैं। इस बीच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने अब तक इस मामले में तफ्तीश के दौरान 9 लोगों को अपनी गिरफ्त में भी ले लिया है। एनसीबी ने अब तक करण, अब्बास, जैद विलात्रा, बासित परिहार, कैजान इब्राहिम, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, अनुज और दीपेश को गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी ने इन 9 लोगों को सुशांत मामले में एक के बाद एक कड़ी खुलने के दौरान नाम सामने आने और पूछताछ में इनके पास से मिले सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया है। तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त आप। सैमुअल मिरांडा, जैद और शौविक तीनों। सुशांत रिया केस से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। केस की मुख्य आरोपी रिया तमाम जांच और पूछताछ के दौरान इमोशनल कार्ड खेलती नजर आई है, लेकिन अफसोस की रिया के सभी इमोशनल कार्ड की हवा निकल चुकी है। यानी अब ये केस जिस मोड़ पर है उसमें रिया चाहे जितनी कोशिश कर ले, उनके आंसू किसी का दिल नहीं पिघला पाएंगे। सुशांत केस में न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव खबर, काम नहीं आए रिया के घड़ियाली आंसू। रिया की जज्बाती बातों के झांसे में नहीं आई जांच एजेंसियां। रिया के इमोशनल कार्ड की निकली हवा। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने बहुत कोशिश की, लेकिन तमाम दिल कचोटने वाली बातें भी उनको सुशांत की मौत की मुख्य आरोपी बनाने से नहीं रोक पाई। और यही वजह है कि बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस से लेकर सीबीआई, ईडी और एनसीबी तक पूछताछ और जांच के चक्रव्यूह में फंसी रिया अब एनसीबी के सवालों का जवाब दे रही हैं। लेकिन एनसीबी के सवालों का सामना करने से pहले रिया ने सुशांत से प्यार को लेकर इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की और एक फिल्मी डायलॉग उछाला है। रिया ने दावा किया है कि उसे सुशांत से प्यार करने की सजा मिली।
रिया ने ये इमोशनल कार्ड अपने वकील के जरिए खेला। रिया के वकील सतीश मान शिंदे अपनी एक्टर मुवक्किल के लिए फिल्मी डायलॉग के अंदाज में प्यार करने की सजा भुगतने की दलील देते दिखे। रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने बयान दिया, रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होने के लिए तैयार है। अगर किसी से प्यार करना गुनाह है तो उन्हें प्यार का अंजाम भुगतना पड़ेगा। निर्दोष होने के नाते रिया ने बिहार पुलिस, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लगाए गए मामलों में अग्रिम जमानत के लिए किसी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया। रिया के वकील की तरफ से आए इस बयान ने एक बार फिर मामले में लगातार सामने आ रहे इमोशनल एंगल को उजागर कर दिया, क्योंकि इसी के बाद सूत्रों के हवाले से खबर आई कि पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर पहुंची रिया बेहद भावुक हो गई। एनसीबी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, एनसीबी पूछताछ के दौरान रो पड़ी रिया। भाई शौविक के सामने ही रोई रिया। भावुक हुई रिया से अकेले में पूछताछ। खबर है कि रिया के लिए करीब 60-70 सवालों का जखीरा खोलकर बैठी एनसीबी को पहले दिन तो 15 सवालों के जवाब पर ही अटक जाना पड़ा। बताया जा रहा है कि इनमें से कई सवालों के जवाब से जांच एजेंसी संतुष्ट नहीं है। एनसीबी जब कल रिया से पूछताछ कर रही थी तो उसे शौविक के सामने बिठाकर पूछताछ करना शुरू की। जैसे ही शौविक सामने आया, रिया भावुक हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। यही वजह से एनसीबी को अपनी पूछताछ वहीं खत्म करनी पड़ी। एनसीबी की माने तो रिया का ये कोई नया पैतरा हो सकता है। ये इतना दुखा है कि रिया जितने पैतरे अपना लें, उनके दांव हल्के ही पड़ते नजर आते हैं। इस बात की एक मिसाल तब भी देखने को मिली जब न्यूज 18 से बात करते हुए रिया ने अपने टूटे होने की बात कही, लेकिन लोगों की कान पर जूं तक ना रही, बल्कि लोगों ने उल्टा रिया को झूठा साबित कर दिया। मैं घर आई तो मैं बहुत डिप्रेस थी, मुझे नहीं अच्छा लगा। मुझे लगा ही डजंट वांट मी एनीमोर। मुझे लगा कि ही इज डन विथ मी, और ये मेरी पर्सनल इनसिक्योरिटीज थी प्रोबेबली एज अ गर्ल कि शायद ही डजंट वांट मी इन हिज लाइफ एनीमोर। रिया के मुताबिक सुशांत के ऐसे बर्ताव और उनका घर छोड़ने के बाद रिया बहुत दुखी थी और टूट गई। रिया ने जब अपने दिल का हाल बयां किया तो लोगों को जैसे उन पर यकीन नहीं हुआ। फिर शुरू हुई रिया के सच की पड़ताल। 8 तारीख को जब मैं घर आई, मैं बहुत ही टूटी हुई थी। मेरी आई वाज सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी। मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने बोल दिया था कि तुम घर चली जाओ, जिनका मैं 1-1.5 साल से ध्यान रख रही थी। तुम घर चली जाओ। और मुझे कोई रीजन नहीं समझ आया कि ऐसा क्या हुआ था। ऑल्दो ही सेड घर जाके ठीक हो जाओ, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। लोगों ने रिया के सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला तो जो बात सामने आई उसने रिया के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। 8 जून यानी रिया के सुशांत का घर छोड़ने के बाद से सुशांत के आत्महत्या करने तक रिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुल 4 तस्वीरें पोस्ट की, और ये चारों तस्वीरें और उनके कैप्शन रिया के बातों से मेल नहीं खा रहे। रिया का दावा था कि सुशांत का घर छोड़ने के बाद उन्हें बुरा लग रहा था और सुशांत से दूर होने का गम सता रहा था, लेकिन रिया ने अपनी दूसरी पोस्ट में एक ग्लैमरस तस्वीर के साथ लिखा, क्यूट महसूस कर रही हूं, हो सकता है बाद में हटा दूं। इसके बाद रिया ने आंख मारने वाली इमोजी भी बनाई। अब इस तस्वीर में तो वो कहीं से दुखी नहीं लगती। इसके बाद रिया ने अपनी खुशी से झूमने वाली एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मैं ऐसी दिख रही थी जब मैंने अपने दोस्तों को देखा। इस तस्वीर में रिया चहकती नजर आ रही थी, वो कहीं से टूटी हुई नहीं लग रही। इसके बाद 14 जून को यानी उसी दिन जब सुशांत ने अपने घर में आत्महत्या कर ली थी, ठीक आत्महत्या की खबर मिलने से पहले रिया ने ब्लू ड्रेस में अपनी शूटिंग का एक वीडियो शेयर किया, जिसके साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा, मैं शूटिंग को बहुत मिस कर रही हूँ, ओके बाय। इस तस्वीर में भी रिया कहीं से भी एंजाइटी की शिकार या परेशान नहीं लग रही हैं। रिया ने बार बार यह दावा किया है कि वो सुशांत को छोड़कर जाने के बाद बेहद दुखी, हताश और परेशान थी। लेकिन अगर वो सुशांत के जाने से इतना दुखी थी तो सोशल मीडिया पर लगातार वो इतना खुश नजर क्यों आ रही थी? और तभी से रिया पर झूठ बोलने का धब्बा लगता चला आ रहा है। साफ तौर पर रिया के सारे इमोशनल कार्ड फेल हो रहे हैं और सुशांत की मौत के मामले के मकड़ जाल में वो जकड़ती चली जा रही हैं। और सुशांत केस में मुखर होकर लगातार बोलने वाली कंगना रनौत पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गृह मंत्रालय ने कंगना रनौत को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी है। कंगना खुद को धमकी दिए जाने का दावा कर रही थी, जिसके बाद उन्हें यह सुरक्षा मुहैया कराई गई। कंगना को मिली इस सुरक्षा के बाद हिमाचल प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक की सियासत भी गर्म है।
सुशांत केस में सबसे बड़ी खबर, कंगना रनौत को Y+ श्रेणी की सुरक्षा। कंगना रनौत पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्रालय ने कंगना की जान को खतरा देखते हुए उन्हें Y+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्रालय ने उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करवाने का फैसला लिया है। उनके साथ इस कैटेगरी की सुरक्षा के बाद 24 घंटे सुरक्षा बल मौजूद रहेंगे और उनकी एक टीम बाकायदा ये निगरानी करेगी कि कोई भी अनहोनी घटना न हो और उनको सुरक्षित रखा जा सके। दरअसल कंगना और उनके परिवार के लोगों ने अपनी सुरक्षा के प्रति चिंता जाहिर की थी, जिसके बाद मंत्रणाओं का दौर चला और यह फैसला लिया गया। कंगना पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 11 सुरक्षाकर्मी कंगना की करेंगे हिफाजत। कंगना ने अमित शाह को कहा शुक्रिया। ये प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त आवाज को कोई फांसीवाद नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह जी की आभारी हूँ। वो चाहते तो हालातों के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। जय हिंद। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा में 11 हथियार बंद सुरक्षा कर्मी मिलते हैं। ये सुरक्षा कर्मी 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में काम करते हैं। इन 11 सुरक्षा कर्मियों में 2 निजी सुरक्षा कर्मी भी शामिल होते हैं। 2 सुरक्षा कर्मी हर वक्त कंगना के साथ मौजूद रहेंगे। वहीं कंगना की सुरक्षा पर हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर का भी बड़ा बयान सामने आया है। कंगना रनौत हिमाचल से संबंधित हैं और बॉलीवुड में उनने हिमाचल का नाम और पूरे देश का नाम रोशन किया है। उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से डीजीपी को हमने आदेश दिए कि वो उनकी सिक्योरिटी थ्रेट की असेसमेंट करें और उसके पश्चात हमने एक निर्णय लिया कि उनके निवास मनाली में हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी और आवश्यक होगा तो जो प्रवास उनका होगा, जो टूर होगा, उसमें भी हिमाचल प्रदेश अपनी सुरक्षा देने के लिए तैयार है। अपने इस ट्वीट में संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ लोग शिवसेना पर महिलाओं का अपमान करने की गलत खबरें फैलाकर उनकी पार्टी को बदनाम करने में लगे हैं। शिवसेना हिंदुत्व के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के विचारों पर चलती है। उन्होंने हमें महिलाओं का सम्मान सिखाया, पर कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि शिवसेना ने महिलाओं का अपमान किया। पर यह नहीं भूलना चाहिए कि जिन लोगों ने मुंबा देवी की नगरी मुंबई का अपमान किया है, शिवसेना उनके खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। जो शिवसेना सुप्रीमो ने हमें सिखाया, उसी तरह नारी सम्मान की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। शिवसेना पर मनोज तिवारी का बड़ा हमला, कंगना और संजय राउत की तकरार में दखल दें उद्धव। धमकी मिलने के बाद ही कंगना को दी गई सुरक्षा। कंगना रनौत और संजय राउत के बीच तकरार के मामले पर मनोज तिवारी ने उद्धव ठाकरे से दखल देने की मांग की। मनोज तिवारी ने कहा कि धमकी मिलने के बाद ही कंगना को सुरक्षा दी गई। एक ऐसी लड़की जो न्याय के लिए आवाज उठाई, उसके लिए जिस तरह का शब्द और जिस तरह की धमकी शिवसेना के नेता ने दिया है, मैं समझता हूं आज उद्धव ठाकरे को ही इसका संज्ञान लेना चाहिए, वरना इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा उसके लिए फिर कोई इस सॉरी नहीं बचेगा, जनता सजा देगी। दूसरी बात है कि कंगना को सुरक्षा देना इस देश के हर उस व्यक्ति को जिसके ऊपर धमकी मिलती है, जिसको खतरा हो, वो देना संवैधानिक पद्धति है। कंगना रनौत को सुरक्षा मिलने के बाद महाराष्ट्र के मंत्री विजय वडेट्टीवार ने केंद्र की मंशा पर सवाल उठाए हैं। मुझे कोई ताजुब नहीं लगता। वाई क्या, उसको कर Z+ भी दे सकते हैं, उसको तो कोई भी सिक्योरिटी दे सकते, क्योंकि वो तो कंगना रनौत के बोल जो है वो भाजपा के बोल है, वो भाजपा की पंछी बन के हुए उड़ रही है और इसके अभी वो खिलाफ उनके मूवी हो रही, कोई काम नहीं है।
तो मैं बोलता हूँ कि कंगना रनावत को क्या महत्व देने की आवश्यकता है। उसको कोई उसकी जो बातें थी वो महाराष्ट्र के पुलिस पे विश्वास नहीं था, तो महाराष्ट्र के पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं, अगर ये भाजपा उनको मदद करती है और उसको देश प्रेमी बताती है, तो महाराष्ट्र की भूमि के साथ कंगना भी गद्दारी कर रही है और भारतीय जनता पक्ष भी कर रहा है। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने भी कंगना रनौत पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने भी इस सिलसिले में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें प्रताप सरनाइक ने कंगना पर कई सवाल उठाए हैं। विधानसभा अध्यक्ष को लेटर दिया था कि कंगना रनावत ने इस महाराष्ट्र के बारे में और खासकर मुंबई के बारे में बहुत ही अपशब्द यूज किए हैं। मुंबई की तुलना उन्होंने एक तालिबान और पाकिस्तान स्थित कश्मीर के साथ की थी, वो देशद्रोह है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही में कंगना रनावत ने बहुत सारे एक्टर लोगों के ऊपर ड्रग का सेवन करने का आरोप किया था और बहुत सारे एक्टर लोगों ने उनके ऊपर ड्रग का सेवन करने का आरोप किया था, तो शायद कंगना रनावत की भी इंक्वायरी होनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। कंगना का वो बयान भी सुनिए जिसमें उन्होंने संजय राउत पर जोरदार हमला किया था। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है, और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दरअसल कंगना सुशांत सिंह राजपूत के केस में लगातार मुखर होकर बोलती रही हैं। महाराष्ट्र सरकार पर हमला करने से लेकर वो इस कहानी में भाई भतीजावाद और ड्रग्स के मुद्दे को भी उठा चुकी हैं। यही वजह है कि कंगना लगातार महाराष्ट्र सरकार और बॉलीवुड के एक धड़े के निशाने पर हैं। और बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बिना नाम लिए कंगना रनौत पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र विधानसभा में उद्धव ठाकरे ने कहा कि कई लोग मुंबई में आते हैं और नाम कमाते हैं, कुछ लोग इसका एहसान मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते। तो ये महत्वपूर्ण खबर, बिना नाम लिए कंगना रनौत का उद्धव ठाकरे ने अपनी बात रखी है महाराष्ट्र विधानसभा के पटल पर। उन्होंने कहा है कि कई लोग मुंबई में आते हैं, नाम कमाते हैं और कुछ लोग इसका एहसान मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो लगातार जिस तरह से हमलावर रही बीते दिनों ट्वीट के जरिए कंगना रनौत, और इसके बाद संजय राउत पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि संजय राउत उन्हें मुंबई नहीं आने देने की धमकी दे रहे हैं, वो किसी भी तरह की धमकी से डरने वाली नहीं है। लेकिन आज की बड़ी खबर इसी घटनाक्रम के बीच ये आई कि Y+ कैटेगरी की सुरक्षा कंगना रनौत को गृह मंत्रालय के जरिए दे दी गई है। इस पर लगातार महाराष्ट्र सरकार के नुमाइंदों के जरिए रिएक्शंस आ रहे थे, लेकिन अभी तक का सबसे बड़ा बयान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के जरिए आया है। उन्होंने बिना नाम लिए कंगना रनौत के सीधे सीधे ये कहा है कि कई लोग मुंबई में आते हैं और नाम कमाते हैं, कुछ लोग इसका एहसान मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं। सीधे सीधे मराठी अस्मिता से जोड़कर कंगना रनौत के उस स्टेटमेंट को देखा गया। कंगना रनौत ने यहां तक कह दिया था कि पीओके जैसा मुंबई लगने लगा है। इधर हिमाचल प्रदेश के मनाली में अभिनेत्री कंगना रनौत को राज्य सरकार की तरफ से भी सुरक्षा दी गई है। कंगना को गृह मंत्रालय की तरफ से Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, लेकिन उससे पहले ही हिमाचल पुलिस के जवानों को कंगना के घर पर सुरक्षा में तैनात कर दिया गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को जो है हिमाचल प्रदेश की तरफ से जो है सुरक्षा प्रदान की गई है, और इसमें मैं खड़ा हूँ बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के घर के बारे में बता दूं कि यहाँ पर जो है जो हिमाचल पुलिस है उनके द्वारा जो है यहाँ पर जो सुरक्षा उनको प्रदान की गई है। और अभी जो है इसमें जो है यहाँ पर 3 जो पुलिसकर्मी उनको जो है यहाँ पर जो है तैनात कर दिया गया, और कुछ देर के बाद जो है यहाँ पर जो है जो Y श्रेणी की जो सुरक्षा है वो भी यहाँ पर जो पहुँचने वाली है। फिलहाल जो मैं बता दूं कि अभी जो यहाँ पर जो है जो हिमाचल पुलिस है उनके द्वारा जो जिला कुल्लू की पुलिस है उनके द्वारा जो 3 पुलिसकर्मियों को जो फिलहाल यहाँ पर जो है तैनात किया गया। और अभी मैं जानकारी बता दूं कि जो मेडिकल टीम है वो भी जो है कंगना रनौत के घर के अंदर यहाँ पे जा चुकी है, और उनका जो है कोविड-19 टेस्ट जो है यहाँ पर जो है वो लिया जा रहा है। और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कंगना को सुरक्षा दिए जाने पर आश्चर्य जताया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का अपमान करने वालों का सभी पार्टियों को विरोध करना चाहिए। चाहे मुंबई हो या महाराष्ट्र हो, उसका जो भी कोई अवमान करता है, अपमान करता है, और ऐसे व्यक्ति को केंद्र शासन Y+ की सुरक्षा देती है,
तो ये बहुत ही आश्चर्यकारक और दुखकारक ऐसी बात है। महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस, इन्हीं का ना ये वो भारतीय जनता पार्टी का भी है, सब पूरे जनता का महाराष्ट्र है। और ऐसे महाराष्ट्र को जो पूरे महाराष्ट्र की जनता का महाराष्ट्र है, ऐसे महाराष्ट्र को अवमानित करने का, अपमानित करने का काम कोई करता है तो उसका सभी पार्टी के लोगों ने उसके बारे में खेद व्यक्त करना चाहिए। और इधर कंगना रनौत मामले में महाराष्ट्र पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि अगर कंगना का बयान गलत था तो कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन शिवसेना का ऐसे सड़क पर धमकी देना ठीक नहीं है। किसी का कोई वाक्य गलत भी हो, किसी का विचार भी गलत हो तो उसका हम निषेध कर सकते हैं, वो गलत है ये हम बोल सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार की या जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनकी जान और माल की रक्षा करना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम एक बनाना रिपब्लिक बनेंगे, कानून का राज नहीं चलेगा। और कानून का राज और विशेष रूप से जिन्होंने संविधान की शपथ ली है उनके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि उनको किसी का मत पसंद आए या न आए, कोई गलत मत भी निकाले तो कानूनन उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, लेकिन उसकी सुरक्षा करना ये उनकी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है केंद्र सरकार ने जो किया वो ठीक है।